जो इम्पोर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन में वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के लिए आपको अगर एक एसेट मिल गया जैसे 15% कंपाउंडिंग आएगा, आपको टाइम देना है और आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। मार्केट नीचे जाती है तो लोग बंद कर देते हैं, मार्केट ऊपर जाती है वापस इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा वो प्रोसेस है, स्टॉक पिकिंग, इंडाइस ले लो, अच्छा खासा टाइम दो अपने इन्वेस्टमेंट को और एक डिसिप्लिन फॉलो करो। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगफिशर का जब डिक्लेयर हो गया कि वो सैलरी नहीं दे पा रहा है, वो कंपनी बंद कर रहा है, वो यहाँ से कंट्री से भाग गया, फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे किंगफिशर, क्योंकि एवरेज प्राइस कम करनी है। अब वो कहते देखो मैंने 150 में लिया, अब तो 2 रुपए में मिल रहा है, अब तो 5 रुपए में मिल रहा है। बट कंपनी रहेगी नहीं तो क्या 2 रुपया क्या 5 रुपया। और आपकी आते ही 1 साल के अंदर अर्शद मेहता साहब का स्कैम भी हुआ, तो बहुत धक्का लगा। अभी तो उस टाइम पे भी यही था कि इस मार्केट में जो भी नए लोग आते थे उनको जल्दी पैसे बनाने, उनको कोई मार्केट के फंडामेंटल समझ में नहीं आते थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चकाचौंध दिखता आपको ये समझना है कि जिस लोगों ने पैसा बनाया है वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मत देखो, वो एक्सपर्ट्स है, वो शायद स्टॉक्स ले रहे हैं, बट आपको क्या कह रहे हैं। अगर आप रिटेल हो, जैसे मैं 30 साल से इस मार्केट में हूँ जी, मैं किसी भी रिटेल को कहूँगा इंडाइसिस परचेस करो और ETF परचेस करो, सुपर, और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो। ये डिसिप्लिन आपके लिए पैसा बनाएगा, न कि आपका स्टॉक पिकिंग। Good morning. How are you? Good. So nice to see you. Glad to meet you. Come. Morning, Dinesh bhai. Siddharth here. Welcome to Mashwell Mornings. We have with us the founder of Angel One. So cool to have you. We know you through IPL for sure, but as a human आज आपको और अच्छे से जानने की कोशिश रहेगी. No, my pleasure, Siddharth. I have seen lots of your episodes, and it is my honor, I would say, to be on the show and really talk to you very freely, openly about my life and all that. That's amazing. I see your Sterato right That is there. You started at a time जहाँ पर इतने नहीं थे ना, एंड वो कितना डिफिकल्ट था. ब्रोकिंग उस समय इम्पॉसिबल था, वही तो, क्योंकि ये क्लोज मेंबर अपने क्लब था। ये जो जिनके पास BSE की मेंबरशिप, उस टाइम तो NSE नहीं था, BSE की मेंबर्स थी, तो बाहर अपना ये मोस्टली बाहर वालों को ये लोग मेंबरशिप देते ही नहीं थे। अगर आपने ले भी लिया, अगर आप उस क्लब के नहीं हो, लोग आपको जानते नहीं हैं, तो आपको मेंबरशिप देंगे ही नहीं। मैं तब सब ब्रोकर था, इनफैक्ट ब्रोकर तो भूल जाओ, इवन टू बी अ सब ब्रोकर वॉज इम्पॉसिबल। उस समय जो पीरियड था ना, वो फिजिकल शेयर लिए दिए जाते थे। जी. तो विश्वास में पैसे दे दिए, अगर सिग्नेचर डिफर आया तो आपको उस आदमी से फिर से करेक्शन कराना है, नया सिग्नेचर लेना है। ये भी एक इशू था कि सबसे बिजनेस नहीं कर सकते थे वो। You needed a trustworthy person. You needed a trustworthy person. So for me to get an entry as a sub broker का sub broker, forget about sub broker, Oh damn. was also took almost 2-3 months. References देखने पड़े, कौन मेरा फ्रेंड स्टॉक मार्केट में करता है और कौन इंट्रोड्यूस करेगा। फिर जब मुझे पता चला एक मेरा बहुत दूर का फ्रेंड स्टॉक मार्केट में करता है, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, कैन यू रिकमेंड मी टू अ ब्रोकर? ही वॉज काइंड इनफ टू से दैट ओके आई विल रिकमेंड यू टू माई ब्रोकर. Okay. और उस टाइम पे मुझे फी लगती थी कैश मार्केट में 2.5%, और उसमें से जो मुझे लगाना है, बीच में उतने लोगों का सर्विसिंग है ना, सर्विसिंग है, हाँ, इसीलिए ओके. फिर भी यानी कि मेरे एडवाइजरी सर्विस वगैरह के हिसाब से स्टार्ट मैंने किया सिर्फ 2 क्लाइंट से, फिर धीरे धीरे करके क्लाइंट बढ़ते गए, बिकॉज आई वाज यूजिंग गुड टेक्नोलॉजी। उनको मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी देता था, रेट की कंफर्मेशन रियल टाइम देता था। अरे वाह, कर उस टाइम पे रियल टाइम कंफर्मेशन कोई देता नहीं था। बहुत बड़ी बात है। ऑनलाइन की दुनिया में आप लोग जितने इन्वेस्टर देख रहे हैं, बोलेंगे नहीं इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, आई थिंक वो स्कैम 92 देखेंगे, उनको समझ में आएगा जी। वो ब्रोकिंग वर्ल्ड कैसे चलता था। वही दुनिया थी हाँ। जहाँ पे प्राइजेस ऊपर नीचे जा रहे थे। अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया कोई भी चीज़ में 90 में लेना है, शाम तक अगर 95 का भाव हुआ तो ब्रोकर बेच देता था, है ना, और कहता था मिला नहीं, उसको गाला बोलते थे। और आपकी आते ही 1 साल के अंदर अर्शद मेहता साहब का स्कैम भी हुआ, तो बहुत धक्का लगा। Oh my God, अभी ये ऐसा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 1988 से। वो पर्सनल था आपका? पर्सनल था मेरा। Fair enough. तो 90 में मुझे लगा कि ब्रोकर्स जो है काफ़ी अच्छी एडवाइस नहीं देते जो हाँ नए जी। इन्वेस्टर हैं। जी, मैंने आधा कैपिटल तो तोड़ दिया था, तो मैंने 91 में ब्रोकिंग स्टार्ट की। मैंने कहा मैं यहाँ पे ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मुझे क्यों कैपिटल चाहिए, मुझे को अपना बिजनेस करना है। बेहतर है मैं काम करता हूँ यहाँ पे ही, मैं
ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे नए जो लोग हैं मार्केट में उनको राइट एडवाइस दे सकता हूँ मैं। तब उस समय कोई पॉपुलर 2-3 स्टॉक कितने में ट्रेड कर रहे होते थे, कुछ याद हो आपको? तो हाँ याद है, तो रिलायंस उस समय था 160-165। अरे बाप रे। नहीं, उसके बाद बोनस वगैरह आए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद इक्विवेलेंट गिनूंगा तो 20 रुपए भाव नहीं है वो। ओह शिट, ऑफ कोर्स। बजाज ऑटो उस समय भाव चल रहा था, मुझे लगता है 2100 पेड अप। बट दीस टू आर गुड इनफ फॉर कंपैरिजन। या बट जैसे आप देखोगे उस टाइम पे और के वगैरह ये स्टॉक थे वो तो मिट ही गए, है ना? हाँ। बीएसई इंडेक्स उस समय 440 पे था, जो आज 80 पे। उस समय भी ऐसा नहीं था कि लोग को लग रहा था कि सस्ता है। हाँ। उस समय भी ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट इतना बढ़ चुका है तो 400-450 में इंडेक्स लोगे तो इसमें नफा क्या आएगा, इससे और क्या बढ़ेगा। मुझे ये बताओ कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति वहां से क्या लेसन सीख रहा था और कौन से उसके ऐसे लेसन थे जो उसको ग्राउंडेड रख रहे थे? क्योंकि ये माया है बहुत ना, इधर दुनिया बहुत फास्ट हिल रही है, तो मन भटक सकता था। तो मुझे लगता है आज के दिन में जो हो रहा है और उस टाइम पे हो रहा था ज़्यादा फर्क नहीं है ना। तो यूथ जब मार्केट में आता है ना, तो जहाँ पर भी यूथ होगा ना वहाँ पे हाई एस्पिरेशंस होंगे, उनको वो शॉर्टकट चाहिए कैसे हम जल्दी से पैसे कमा सकते हैं। तो उस टाइम पे भी यही था कि इस मार्केट में जो भी नए लोग आते थे उनको जल्दी पैसे बनाने, उनको कोई मार्केट के फंडामेंटल समझ में नहीं आते थे कि ये कंपनी क्या है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, इसकी अर्निंग क्या है। मतलब बट ये बढ़ रहा है, अगर समझो कोई भाव बढ़ा रहा है उसका, अब उनको वो देखना है इसका ऑपरेटर कौन है। उस टाइम पे ऑपरेटर्स थे और सबसे बड़ा ऑपरेटर हर्षद मेहता था। उसको बैंक का इतना पैसा मिल गया तो सब जन ट्रैक करते थे हर्षद मेहता कौन सी स्टॉक लेगा, ना कि फंडामेंटली अच्छी इसीलिए, पर वो इतना पैसा लेके आएगा कि 100 का 2000 कर सकता है। तो 2000 करेगा, हमको 200-500 रुपये मिल जाएंगे। तो जो भी उनके ऑफिस में काम करते थे या उनके रिलेटिव्स थे, सब जन बहुत डिमांड में थे। इंटरेस्टिंग कि आजकल कौन सी स्क्रिप्ट में ध्यान है बाई का। आई वुड से उस टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस करते थे लोग, याद नहीं करते। बाकी भाव बढ़ गया इसलिए आपको आदमी अच्छा लग रहा है, नहीं, उसने तो स्कैम किया था, उसने रिग किया था, उसमें काफ़ी इन्वेस्टर को बहुत पैसा लगा। इतना पैसा लगा कि मेरे क्लाइंटों ने मुझे पैसे नहीं दिए क्योंकि उनके पास है ही नहीं, क्योंकि उधर गवा चुके थे, अब उनके पास है नहीं। और उस टाइम पे ट्रेडिशन था, अगर आप गवा चुके पूरा पैसा, अब अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, एंड मार्केट वाज फाइन विद दैट। रियली? हाँ, तो उस टाइम पे अपना ये देखो, आप जो शेयर बेचते हो लेते हो उसकी कोई काउंटर गारंटी थी नहीं। आज सबकी गारंटीज है कि आपने अगर शेयर बेचा तो आपका ब्रोकर आपको पैसा देगा। पहले तो एक ब्रोकर के पास अगर समझो खाली मेंबरशिप है, वो 100-500 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास लर्निंग मेरे को समझनी है कि क्या ऐसे कोर ट्रेड थे आपके जो आपको बचा के निकल गए इस टाइम पे? कोर ट्रेड में ये कहूँगा, जैसे मैंने अपना ये इन्वेस्टर में पैसे नहीं दिए, बट मैंने बोरो करके भी दिए। तो हमें ये सिखाया गया है कि आप अगर पैसा किसी का ऑब्लिगेशन है आपको देना ही है। तो उस टाइम पे जितने भी शेयर बाजार के लोग थे वो लोग कहते हैं गलत स्टेप है, आपके क्लाइंट ने नहीं दिया है तो आप भी कह दो मैं नहीं दे सकता। तो बट बिकॉज ये मिडिल क्लास की अपब्रिंगिंग जो होती है हमारी कम्युनिटी में, जो हमने कभी डिफॉल्ट का ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि इट इज़ ओके आज टू बी बैंकरप्ट, इट इज़ ओके दे आर सेइंग। अगर आपने बिजनेस में लॉस किया, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ये कैसे हम कर सकते हैं। सेकेंड, यूज़र को वैल्यू देना। जैसे मैं मार्केट में, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे ब्रोकर कुछ हेल्प करेंगे, मुझे ज्ञान देंगे, बताएंगे। तो वो भी बिकॉज मुझे भी आई हैड गॉन थ्रू दैट, एंड प्लस कमिंग फ्रॉम अ फैमिली हु हैज डन रिटेल बिजनेस, तो उनको हर एक अपने क्लाइंट का, अपने ग्राहक का बहुत कदर होती है। तो वो कदर जो थी ना कि यूज़र अपने पास आया है तो उसको अच्छी सर्विस देनी है, अच्छी एडवाइस देनी है और रीजनेबल प्राइसिंग करना है। अब उनकी कैपेसिटी क्या, उसके बाद में कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म्स है कि आपके इतना कैपिटल है तो आप इतना ही बिजनेस कर सकते हो। फेयर, काफ़ी चेंजेस है। बट इन एसेंस जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो सबसे बड़ा लेसन क्या सीखे हैं हम? क्योंकि लोगों के लिए आप मतलब इट्स नॉट जस्ट मनी मेकिंग फॉर योरसेल्फ, इट इज मनी मेकिंग फ्रॉम सो मेनी पीपल दैट यू आर अलाइन्ड विद। देखो, पैसा बनाना है ना, लोगों को लगता है कैपिटल चाहिए और लोगों को लगता है स्टॉक टिप चाहिए। स्टॉक टिप एक चीज़ है जो मुझे लगता है हर किसी के पास नहीं हो सकती है, बट बड़ा जब वेल्थ बनता है ना, आपने टाइम कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप समझो मार्केट में 25 साल के से स्टार्ट करोगे तो आपका जो आप 10,000 रुपये डाल रहे हो पर महीने का, सफिशिएंट होगा 30 साल के बाद में टू टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट। और रियली, और यही आप जर्नी स्टार्ट करोगे 35 से या 40 से, तो आप भले 50,000 डालोगे तो इतना नहीं पहुँचोगे। अच्छा ही। तो वेल्थ क्रिएशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो सचमुच आपको अच्छे स्टॉक चाहिए, बट वो अगर नहीं मिलेगा आपका परफॉर्मेंस 1-1.5% कम होगा पर ईयर। ठीक है, वो आप नहीं कर सकते हो, आप इंडाइसिस ले लो, इंडाइसिस में अच्छा पोर्टफोलियो है।
इंडाइसिस ने 15% का कंपाउंडिंग दिया है। जो इम्पोर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन में वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के लिए आपको अगर एक एसेट मिल गया जिसमें 15% कंपाउंडिंग आएगा, आपको टाइम देना है और आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। मार्केट नीचे जाती है तो लोग बंद कर देते हैं, मार्केट ऊपर जाती है वापस इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा वो प्रोसेस है, स्टॉक पिकिंग, इंडाइस ले लो, अच्छा खासा टाइम दो अपने इन्वेस्टमेंट को और एक डिसिप्लिन फॉलो करो। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ जो भी फॉलो करेगा उसको कोई अच्छा एडवाइज़र नहीं चाहिए, अच्छा स्टॉक पिकर नहीं चाहिए, अच्छा इन्फ्लुएंस और कनेक्शन टू ऑपरेटर नहीं चाहिए कभी। और जो आपने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली स्टार्ट में, पेशेंस की, डिसिप्लिन पेशेंस, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। आपने स्टार्ट कर दिया, आपको बंद करना ही नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, आपका पर्पस है एवरेज प्राइस लाना, और एवरेज प्राइस के हिसाब से आपको 15% का एप्रिसिएशन मिलेगा, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है अगर आपने रीजनेबल टाइम से स्टार्ट किया है तो। और एवरेज प्राइस अगर, मतलब देखिए, ये पर्सनल सवाल भी लेके आ रहा हूँ मैं, थोड़ी श्योर। बट इन एसेंस अगर एवरेज प्राइस है, मैंने बहुत टाइम पहले ले रखा है, मेरी एवरेज प्राइस बेहतरीन वाली पड़ी हुई है मेरे पास, बट अब मेरे को पता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें और पैसे डालने चाहिए, भले ही वो अभी करंटली डिसेंट प्रॉफिट मार के बैठा हूँ मैं, तो उसमें और पैसे डालते रहो। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि स्टॉक पिकिंग मैं एडवाइस नहीं करूंगा। जब तक आप कंपनी ट्रैक कर रहे हो। आप कंपनी ट्रैक नहीं कर रहे हो तो बेहतर है कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लो, डायरेक्ट स्कीम्स, आपको कुछ फीस भी देने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेबली आप ETF लो, इंडेक्स स्टॉक लो, जहाँ पे आपको पूरा इंडेक्स ही मिलता है, जहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, उनका एप्रिसिएशन लगभग आपको अच्छा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टेप का अगर 4-5 स्टॉक है तो बेहतर आप बेच के इंडाइसिस ले लो। अगर ट्रैक कर सकते हो तो ठीक है, अगर ट्रैक नहीं कर सकते हो तो कहाँ ना कहाँ पे देखो, ये ऐसी बात है, आप यहाँ से फास्ट गाड़ी चलाओगे, आपको लगेगा कि रोड खाली है, 100-150 में एक ट्रक आएगा, बस आपकी जान खतरे में। तो वैसे ये मैनेजमेंट का या तो फिर पॉलिसी का क्या चेंजेस आएगा, उसका इम्पैक्ट कंपनी में क्या आने वाला है, स्टॉक का बिहेवियर कैसे रहेगा, उससे बेहतर है सेफ होता है। इंडाइसिस में आप जब लेते हो तो आपने अच्छे बेस्ट 50 स्टॉक ले ली इंडिया के, और आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ये इंडिया का प्रोग्रेस, इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो रुकने वाला नहीं है। तो आप देखोगे अपनी इकोनॉमी समझो 60-7.5% से ग्रो होगी, इन्फ्लेशन 5% होगा, 12.5% ये रिटर्न हुआ। अब जो ये इंडाइस में स्टॉक है वो इंडिया की बेस्ट कंपनी के स्टॉक है, जिसकी एफिशिएंसी 1-1.5% ज़्यादा होती है। तो आपको 14-15% का कंपाउंडिंग जब मिल रहा है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप एक साल शायद 20%, 25% कमा लोगे। 2-3 साल के बाद 5% आ जाएगा तो आपका एवरेज 12-11 आने वाला है, बहुत सुंदर। और उसमें गलत आपने स्टॉक ले लिया, जो कि अपने ये 2000 आई वुड से .com बबल के टाइम पे हुआ था, 2001-2002 में, जब केतन पारेख ने रिगिंग की थी IT स्टॉक्स की। वो जनरेशन जो स्टॉक में फंसे हुए हैं आज तक भी बेच नहीं पाए। क्या होता है, जब इंडिविजुअल रिटेल स्टॉक लेता है, अगर रेट घट गया तो कहीं बेचेगा नहीं, तब यही पूछेगा और एवरेज करो एवरेज करके समझ नहीं आएगा कि कंपनी डूब चुकी है। आपको एग्जांपल देता हूँ किंगफिशर का जब डिक्लेयर हो गया कि वो सैलरी नहीं दे पा रहा है, वो कंपनी बंद कर रहा है, वो यहाँ से कंट्री से भाग गया, फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे किंगफिशर, क्योंकि एवरेज प्राइस कम करनी है। अब वो कहते देखो मैंने 150 में लिया, अब तो 2 रुपए में मिल रहा है, अब तो 5 रुपए में मिल रहा है, बट कंपनी रहेगी नहीं तो क्या 2 रुपया क्या 5 रुपया। सही बात है, बहुत सही बात है। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, दिस इज वेरी वैलिड एडवाइस। मतलब आप लोग प्लीज थोड़ा स्टडी कर लीजिए अगर आप लोगों को घुसना है, बिकॉज चकाचौंध दिख जाती है और आप उसमें घुस जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, चकाचौंध दिखता है, आपको ये समझना है कि जिस लोगों ने पैसा बनाया वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मत देखो, वो एक्सपर्ट्स है, वो शायद स्टॉक्स ले रहे हैं, बट आपको क्या कह रहे हैं। अगर आप रिटेल हो, जैसे मैं 30 साल से इस मार्केट में हूँ जी, मैं किसी भी रिटेल को कहूँगा इंडाइसिस परचेस करो और ETF परचेस करो, सुपर, और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो। ये डिसिप्लिन आपके लिए पैसा बनाएगा, न कि आपका स्टॉक पिकिंग। आपका ये जॉब नहीं है, आप अपना काम करो। यहाँ से आपको 14-15% का कंपाउंडिंग आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सही बात। ये मुंबई में कौन सी जगह है आपकी जहाँ खाना पसंद करते हो? मुंबई सबको पता है कि इट इज नोन फॉर गुड स्ट्रीट फूड, एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ योर इंटरव्यूज वेयर एक्चुअली शो लॉट्स ऑफ प्लेसेस। हम पानी पूरी खा सकते हैं with actually I'm tempted like, but unfortunately what happens, जब आप बिजनेस में इतने बिजी हो ना, ऑफिस में काम किया, फिर रात को लेट हो जाते थे, कहाँ पे जाके पाव भाजी खाई, कहाँ पे जूस पी लिया वगैरह। हाँ जी। बट उसके बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई ना, वक्त मिला नहीं बाहर जाने का। जब भी इच्छा होती है तो किसी को बेच के कहीं से भी सब पानी पूरी चाट्स वगैरह मंगा लेते हैं। वाह, बॉम्बे में चाट और पानी पूरी का कुछ अलग ही टेम्पटेशन है। घर पे अगर बात होगी
कि जैसे हम लोग फैमिली में बैठे हैं, अगर मेरे लड़के ने कहा कि डैड आपका मूड क्या है पानी पूरी का, तो उसके खत्म होने के पहले मैं कहूँगा यस। कितनी पानी पूरी? तो पहले तो मैं 10-12 खाता था। हाँ। वो आया यूएस से, उसको कैपेसिटी शायद और तड़प भी बहुत है इंडियन फूड की, तो वो खाते 30 पूरी। तो मैं भी अभी 30 पूरी खाने बट लगा। वो तो ये छोटे वाले की बात करें, छोटे वर्कआउट कर लेंगे। छोटे, बड़ा वाला तो प्योर फिटनेस में है। अरे वो नहीं करेंगे ऐसा। नहीं, वो नहीं करेंगे, वो खाएंगे तो भी 1-2 मैक्सिमम खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। बाप रे, अगर बायोपिक बनी आपके लाइफ पे तो कौन आपको लगता है वुड बी एबल टू प्ले यू? आई थिंक और मेहनत करेंगे टू क्वालिफाई टू, ताकि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचे बायोपिक बनाने के लिए। जर्नी खत्म तो नहीं हुई है, नहीं बट आई थिंक बेस्ट एक्टर राइट नाउ हु हैज वैरायटी इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग इज रणबीर कपूर. He is the best person who can depict all these ups and downs, joy, kind of like that, गुस्सा और ये सब चीज़ें जो पूरी जर्नी में होती है एक एंटरप्रेन्योर के. I think he can express it very well. तो आपका कैसा वाला पाव भाजी बताओ? Could be normal पाव भाजी. पाव भाजी. Normal पाव भाजी. चलिए, लेट्स गो. दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन बैचलर मॉर्निंग जहाँ हम लोग आपके यूथ का एंजॉय कर रहे हैं और पाव भाजी की वो रेलिश करेंगे. ये बताओ, जब आप एक्सपैंड कर रहे हो या हायरिंग कर रहे हो तो व्हाट इज योर हैक फॉर हायरिंग, राइट? एंड हाउ डू यू रेप्रिमाइंड जब कभी गलती हो गई तो कैसे सख्ती कैसे बरतने का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई वुड से एवरीबडी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. यस, तो हायरिंग में एक होता है टेक्निकल स्किल्स. जैसे हम आउटकास्ट सिस्टम फिजिकल से जब ब्रांच ऑफिस में गए तो मुझे टेक्निकल स्किल चाहिए, वो एक बात है. टेक्निकल स्किल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. उसमें इंपॉर्टेंट है जो टीम आप बना रहे हो वो एक दूसरे के साथ में जेल हो रहे हैं. आपको ये अपना काम कर देगा, अपना काम कर देगा, बट उनको पता नहीं है कि साथ में क्या करने जा रहे हैं ना, तो उसमें डिफिकल्टी होती है. तो एक तो हमारा होता है कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. काफ़ी हमारा वक्त उसी में जाता है. फिर जब क्राइसिस आती है तो क्या पॉजिटिव माइंडसेट है कि ये बंदा कैसे सोच रहा है. अगर वो नेगेटिव सोच रहा है कि अब तो बिजनेस अपना बंद हो जाएगा, अभी तो वो तकलीफ है, सबके खर्चे कम करने चाहिए, यानी आप रेवेन्यू बढ़ाने का नहीं सोच रहे हो, आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. सही बात है. तो काफ़ी चीज़ें जाती है ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट में. फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो लोग ज्वाइन हुए उसमें से लीडरशिप पोजीशन कौन लेगा, जिसमें ट्रेड होगी तो उनको हम प्रमोट करते हैं. ऐसे कर करके कंपनी का एक कल्चर बनता है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉलरेंट. अब मिस्टेक करते हैं, जैसे कोई गलत कर दिया, रिप्रिमांड करते हैं, नहीं करते हैं. नहीं, इनफैक्ट हमारे पास अगर किसी ने अगर फेलियर ज़्यादा नहीं किया, इसका मतलब ट्राई नहीं कर रहे हो. इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस में, कुछ नई चीज़ें ट्राई करो. ट्राई करोगे तो क्या होगा, फेल होंगी. तो इसीलिए हमने फेलियर क्लब बनाए हुए हैं. क्या बात कर रहे हो? वेयर दे कम एंड वी सेलिब्रेट फेलियर, सेइंग दैट मैंने ट्राई क्या किया, कहाँ पे मैं गलत गया, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. वेरी कूल. लीजिए. थैंक यू फॉर आपने बोनी कर दी मैशल मॉर्निंग्स पे नीचे उतर के खाना खाने की. बट ये जो आपने टिप्स भी दी है ऑन हाउ टू अप्रिशिएट एंड देन हायर एंड देन रेप्रिमांड योर पीपल. एक्चुअली इंकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट मोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको वो इंकरेजमेंट आना चाहिए. उनको ये नहीं लगना चाहिए मैनेजमेंट देख रहा है, अब अगर फेल होंगे तो बस हमको रेप्रिमेंड करना है. नहीं, ये देखिए, अगर आप लोगों को ऐसी इनसाइट्स अच्छी लगती हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू मैशेबल इंडिया. अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. मुझे थोड़े रैपिड फायर टाइप बताइए. एक नॉन नेगोशिएबल आपका उसूल बिजनेस का एंड एक पर्सनल फ्रेंड. तो बिजनेस फ्रेंड में वही बात है, ग्रोथ चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ग्रोथ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यूजर. तो बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है. उसके जितनी भी इन्वेस्टमेंट मुझे करनी पड़ती है मैं करता हूँ, ताकि यूजर को जो एक्सपीरियंस मिले वो बेस्ट मिलना चाहिए, यूजर को जो प्राइजेस मिले बेस्ट मिलना चाहिए. और पर्सनल लेवल पे आई फील दैट वन हैज़ टू बी ऑनेस्ट. अगर आप लाइफ में हर समय पे हर सिचुएशन पे सोच रहे हो क्या राइट आंसर है, तो कहाँ ना कहाँ पे आप मैनिपुलेट कर रहे हो. इट इज़ बेटर आप जो हो वो बातें करो. उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है कि आपको हर चीज़ में, जैसे फ्रेंड्स है, फैमिली है, आप ऑनेस्ट रहोगे, ऑनेस्ट ओपिनियन दोगे. आपके जो डिफेक्ट्स या शॉर्टकमिंग भी होंगे ना, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे. आप हमेशा कहोगे कि आर्टिफिशियली कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है. बहुत सारे आप लोग देखोगे कहीं पे नो इट ऑल समझ में नहीं आता. नो इट ऑल तो गूगल भी शायद मुझे लगता है उसको भी सब कुछ पता नहीं होगा. नहीं पता होगा 100%. ये बताइए कि अगर आपको लाइफ आज की दुनिया में फिर से स्क्रैच से चालू करनी पड़ती तो कौन से सेक्टर में आप चालू करते हैं? कोई भी सेक्टर
अगर आपको लाइफ स्टार्ट करनी है, करियर स्टार्ट करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये सेक्टर जहाँ पर हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फाइनेंशियल सेक्टर में रहते हैं। फाइनेंस सेक्टर में रहते थे, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा मेरा शौक टुवर्ड्स यूजिंग टेक्नोलॉजी बहुत था। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी काफ़ी एफिशिएंसी लाती है। तो अब जिस सेक्टर में आ चुका हूँ मैं, फिनटेक जिसको बोलते हैं, जी जी जी, फाइनेंस थ्रू काइंड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दैट, या आई थिंक ये सेक्टर बेस्ट है। ये मुझे पता होगा कि आज ये होने वाला है, अगर मैं लाइफ स्टार्ट करूंगा तो फिनटेक ही में करूँ। इंडिया के लिए आईटी, फार्मा और ये फाइनेंस सबसे बेस्ट सेक्टर है। बहुत सुंदर। बट ये कठिन रहा होगा ना, जस्ट मूविंग फ्रॉम अ फुली ब्रिक एंड मोटर और बुक एंड पेपर काइंड ऑफ सेटअप टू अ फुली डिजिटल ऑनलाइन सेटअप, क्योंकि तब उस टाइम पे और ज्यादा प्लेयर भी नहीं थे। आई लाइक दैट बुक एंड पेपर, है ना? अगर स्टार्ट विद बुक एंड पेपर में हम लिखते थे सब ट्रेड्स, उसके बाद में आया ब्रिक एंड मोटर, जहाँ पे ब्रांचेस खुली, हमारे कंप्यूटर्स लगे वहाँ पर, और उसके बाद में इंटरनेट आया। तो डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा, क्या लग रहा था अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। आप देखोगे कि ये एसेट क्लास तब से 15% का रिटर्न दे रहा है, बट लोगों ने समझा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे लोगों को समझाऊं कि आप जो ये बैंक में या और कहाँ पे पैसे डाल रहे हो, आप पैसे मार्केट में डालो। तो मुझे लगता है जैसे ही मैं कन्विंस करूँगा तो काफ़ी बड़ी बाजार रही है। तो वो एम्बिशन कि मुझे कुछ बड़े बाजार में का एक पार्ट बनना है, तो मैं ट्रैक करते गया क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे चेंजेस आते गए, वही टेक्नोलॉजी, वही प्रोसेसेस, वही मैंने डिलीवर किया जो यूज़र को चाहिए था। अब यूज़र कहता मुझे ये ट्रेड अभी कंप्यूटर पे करने, डेस्कटॉप पे करने, तो डेस्कटॉप पे दिए। पहले यूज़र, जैसे मैंने कहा था, बीएससी का था 4 किलोमीटर का दायरा, वहीं पे ऑफिस होती थी, तो लोग फ़ोन करके करते थे। जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन हटी, एनएससी आया और रिस्ट्रिक्शन हटी, हम कहीं पर भी ऑफिस खोल सकते थे। तो हमको लगा कि कैसे ये ऑफिस कनेक्ट करेंगे दूसरे ऑफिस से। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट ऑफिस खोली थी यहाँ पे बैंड्रा में। अरे वाह। तो जो यहाँ के लोग थे ना, वो प्रेफर करते थे बैंड्रा है, अच्छा, रादर देन टाउन है। तो उसके बाद में जब पता चला कि इंटरनेट है, तो सबको लगा हमको घर पे ही, हमारे पीसी पे ही दे दो। बहुत सही। तो जब चेंज करते रहोगे, आप अपने हिसाब से, यूज़र के हिसाब से चेंज हो रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ट्रेंड में रख रहे हो। ऐसे करके चेंज हुआ। ऐसा चेंज कोई ओवरनाइट स्ट्रैटेजी बना के चेंज नहीं हुआ, नहीं। डेली ग्रेजुअल कुछ ना कुछ चेंज होता गया, और यहाँ पे पहुँच के मुझे तो अब आपको एज ए स्टॉक देखना है, तो आपका ग्राफ कैसे बताओगे? मतलब कैसा रहा आपका ग्राफ? कब आपको लगता है कभी गिरे तो कैसे उठे, और फिर वहाँ से पीक्स, 2-3 पीक्स क्या क्या रही? मैं कहूँगा कि हर कंपनी का ऐसा उतार चढ़ाव आता ही है। बट अगर अपन एक स्टॉक होते तो यू कैन से समथिंग लाइक रिलायंस, ओके, जिसमें काफ़ी हद तक वर्कआउट हुई, काफ़ी हद तक लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि ये सॉलिड कंपनी है। ऐसे लगता था ये बबल है, कभी भी फूट जाएगा। अच्छा जी, ऐसा मेरे को ये आइडिया नहीं था। क्या बात कर रहे, उसमें तो बड़ी फाइट हुई थी यहाँ पर। तो अच्छा, बड़े ब्रोकर लाइक मनो मानेक, जो आपने स्कैम 92 में देखा होगा जी, आपने, जी, ये ब्लैक कोबरा, हाँ, तो दैट वाज मनो मानेक इन अवर इंडस्ट्री, एंड वो बिल्कुल धीरूभाई अंबानी के अगेंस्ट थे। और अपने ये बॉम्बे बैंक के जो मालिक थे, वो तो सबको पता ही है, वो भी रिलायंस के अगेंस्ट थे। इंडियन एक्सप्रेस वाले काफ़ी हद तक आर्टिकल्स लिखने लगे, और वो जो प्राइस मैंने कहा जब मार्केट में आया था, जब 160-165 था, बढ़ के 240 होके प्राइस हो गया था जस्ट 45 रुपीज़, बिकॉज ऑफ दिस बेयर कार्टल। इन लोग ने, मंदी वालों ने जगह जगह जाके शेयर बोरो करके मार्केट में बेचे हैं। आउच। तो वहाँ से ऊपर आना, जहाँ पे एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था, दैट आई सी समबडी हैड अ करेज, पॉजिटिव माइंडसेट। पूरी समझो आप, ब्रोकिंग कम्युनिटी आपके अगेंस्ट, कॉर्पोरेट आपके अगेंस्ट, मीडिया आपके अगेंस्ट, उस पर्सन की हिम्मत थी। और प्लस आई कैन अंडरस्टैंड दैट मुकेश अंबानी आए, वो भी काफ़ी प्रोफेशनल कल्चर लेके आए जी, and I can see it bounced back like anything. So I would say, if you look at that price of Reliance, and if you look at journey that I had, I see lots of parallel between both. सो कूल, सो सुंदर, वेरी कूल। यही आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बट ये बताइए कि जब नीचे वाले जो वो होते हैं पीक्स, वहाँ से कैसे उठ रहे होते हो आप? अपने मनोबल को कैसे बना रहे होते हो? और उनमें कुछ 3 टिप अगर देना चाहो तो। मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, हाँ जी, वो शायद बचपन से होता है। आप देखोगे जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, भले हार रहे होंगे, बट हो गए हम हारने वाले, हम जीतेंगे, और ट्राई भी करते हैं, हाँ, एक ही सिर्फ एक बोलते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है ये जो ट्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप हार रहे हो तो भी आप क्या देखते हो कि जो गेम है काफ़ी बड़ी है। बीच में एक राउंड में मैं हारा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे राउंड होने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव अप्रोच, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम कोई बिजनेस करते हैं, पहले देखते हैं कि उसका टोटल अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है, कितने लोग
ये हमारी सर्विस लेंगे। और बीच में अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है या तो कोई रिस्ट्रिक्शन आता है या तो कोई इकोनॉमिक का अपना ये इवेंट होता है या तो ग्लोबल इवेंट होता है जिससे लगता है कि मार्केट पूरी ख़राब हो गई, हम देखते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमने कैलकुलेट की थी उसमें कुछ कमी हुई है, लोगों को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या उसमें कमी होगी? नहीं। आज घबराए हुए, आज उनको बैंक में डाल देना है, कल फिर से जब कंपनी अच्छी करेगी फिर से स्टॉक मार्केट में आएंगे। तो ये जो पॉजिटिव अप्रोच और प्लस एक विजन कि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी, यहाँ पे पहुँचना है, तो जब पहुँचोगे अब सीधे लीनियर नहीं पहुँचोगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कभी नहीं होता है, बहुत ऊपर नीचे होगा, बहुत आपके एंड दैट्स ओके, आपके स्टेमिना, आपके काइंड ऑफ एंड्योरेंस की टेस्टिंग होगी कि आप कितने हद तक सहन कर सकते हो। जब मैं मार्केट में आया था अपॉर्चुनिटी तो यही थी, जैसे मैंने कहा मैं तो सब ब्रोकर का सब ब्रोकर था, तो एक तो 800 सब ब्रोकर थे और बाद में उसके बाद में कुछ 4000 सब ब्रोकर थे, उसके भी नीचे था, उसके भी नीचे था। तो मेरा मतलब है अपॉर्चुनिटी यही थी, क्राइसिस भी यही आई, बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया, बहुत लोगों को ऐसा लगा कि बस ये ख़त्म हो गया, अर्थव्यवस्था के बाद में अब इकोनॉमी ख़त्म हो गई, भाग गए मार्केट से। तो जो मुझे लगता है ये पॉजिटिव एटीट्यूड जिन लोगों ने रखा वो आगे बढ़े। फिर इंटरनेट ट्रेडिंग आई, इंटरनेट ट्रेडिंग में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पहले तो 1.5 साल बहुत तकलीफ हुई, तो जिन लोगों ने इंटरनेट में ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट किया वो था 2001। 2001 में आया इंटरनेट बबल, जहाँ पे .com बबल हुआ था, वहाँ पे हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो हमने कंप्यूटर में हार्डवेयर में की थी सब राइट ऑफ करनी पड़ी हमको। तो उसमें भी काफ़ी प्लेयर मुझे पता मेरे से भी जो आगे थे इंटरनेट ट्रेडिंग में, उन लोग ने गिव अप कर दिया कि ये शायद हमारे लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ को जो एक मुझे लगता है एक पॉजिटिव अप्रोच रखेगा लाइफ में, वो झेल जाएगा, कि वो झेल जाएगा। ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ मैं हमेशा पूछता हूँ हमारे शो पे, वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि बंदे या बंदी पे पैसा लगाते हो कि धंधे पे? देखो होता धंधे पे, हाँ, फिर आते हैं बंदे और बंदी जो कि उस धंधे को, उस विजन को सॉलिडिफाई करते हैं। बंदे पे कोई पैसा नहीं लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है उनका विजन क्या है, उनको क्या बहुत बार देखोगे ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वैसे होती है जो आज अच्छी लगती है, तो कोई भी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, बट वो समझता नहीं है ये अपॉर्चुनिटी 1 साल के लिए है, 2 साल के इस बाद में शायद इतनी नहीं बढ़ेगी। तो कुछ चीज़ें एक पासिंग फेस होता है, तो हमको वो देखना होता है पहले बिजनेस, कि बिजनेस सस्टेनेबल है, कि इनके जो यूज़र है, जो ये सर्विस बना रहे हैं या तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी नीड रहेगी नेक्स्ट 15-20 साल, तो रहता है बिजनेस पे। फिर है कि ये पर्सन केपेबल है ये धंधे को आगे बढ़ाने में, और क्या ये केपेबल है इसके जो उतार चढ़ाव आएंगे बिजनेस में सहन कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो ये बताओ कि जो घर के अपने ट्रेडिशंस हैं, और थोड़े पर्सनल सवाल लूंगा मैं आपसे, श्योर, वो क्या हैं जो आप चेरिश करते हो, जो आपके साथ रहते हैं, आपको ग्राउंडेड रखते हैं? देखो जैसे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे मैंने कहा मैं पैदा मुलुंड में हुआ था, हम लोग जॉइंट फैमिली में पैदा हुए थे। ओके। तो वैसे क्या होता है, एक फीलिंग आती है कि हम साथ में हैं, ऐसे नहीं होता है कि जैसे आजकल कैसे है न्यूक्लियर फैमिली, मैं और मेरे बच्चे, तो वो ट्रेडिशन आज तक हमारे घर पे चल रहा है। आज भी अगर मुझे एंजॉय करना होगा तो मैं अपने नेफ्यू, नीस, उनके बच्चे, ब्रदर को सबको बुलाऊंगा। तो मेनली फैमिली सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे नहीं है, तो हम जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जब हम कहते हैं फैमिली इवेंट है, हमारे लिए फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली एक हिस्सा है। वेरी गुड। तो वो ट्रेडिशन जो हमने तब भी कंटिन्यू किया था, यानी कि आई वुड गिव क्रेडिट टू माय एल्डर ब्रदर, और उसके बाद में मुझे भी ये लगता है कि ये राइट है। क्या बात कि जब आप समझो आप जब बड़े हो तो आपकी मेमोरीज होती है ना, शुरू के 25 साल काफ़ी इनग्रेन रहती है। आज भी आप सपने देखते हो ना, आपको सपनों में आपका घर जो आपने 25 साल पहले रहे थे ना वो दिखेगा, आज का घर नहीं दिखेगा। तो वैसे ही जिन लोगों के साथ में आपने 25-30 साल निकाले, उस जमाने में 25 साल के बाद मैरिज होती थी और बच्चे होते थे, तो उनको आपको पार्ट बन चुके हैं। तो आप अगर आर्टिफिशियली अलग करना चाहोगे अलग बात है, पर आपके जहन से दूर नहीं होंगे वो। करेक्ट। अगर आपको सचमुच एंजॉय करना है, लाइफ सेलिब्रेट करना है, तो इन सब का होना बहुत जरूरी। बहुत सुंदर। दैट इज समथिंग दैट वी ऑल एंजॉय, वी ऑल लाइक हैव फन विथ ईच अदर। आज भी बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रांग है जितना हमारा 25 साल पहले था। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए यही आप हमको भारतीय बनाती है, ये हमारा जो एक घर के साथ रिश्ता है जो बहुत कोर। मुझे ये बताओ कि फ्यूचर क्या है एंजल वन का, वो मुझे बहुत जोर से जानना है। और एआई कैसे, कितना यूज करते हो आप लोग? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
मैंने कहा था जैसे मैं कोई बिजनेस बढ़ाता हूँ जी मैं तो नई टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है, अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या उसका यूज़ केस है, क्या कर सकते हैं। आजकल आप देखो ऐप देखोगे ना, आपने कितने भी ऐप यूज़ किए हैं सब मैं कहता हूँ डम ऐप है, उन्हें दिमाग है, दिमाग नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना नॉलेज, जितना विजडम है, आप कोडिंग कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर मशीन लर्न थ्रू मशीन लर्निंग, थ्रू AI। यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन एनालाइज कि ये बंदे जो आए हैं ऐप पे उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी एज क्या है। आप अभी अकाउंट एग्रीगेटर से आपको विद कंसेंट ऑफ क्लाइंट आपको उनका बैंक स्टेटमेंट मिलता है, तो आप देख सकते हो कि वो महीने की कितनी कमा रहा है और कहाँ पे उसने स्पेंड्स कहाँ पर है, स्पेंड कहाँ पे, EMI कहाँ पे भर रहे हैं। आपको बहुत हैरानी होगी सुन के, बहुत लोग EMI भर रहे हैं जो उनकी क्रेडिट रेटिंग है, जिस रेट पे उनको पैसा मिलना चाहिए उससे भी ऊपर रेट भर रहे। क्यों भर रहे? वो तो जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास अकाउंट नहीं था, अब NBFC ने हमको दी मेहरबानी, बट आपका 1 साल के बाद में रिकॉर्ड बन गया, क्रेडिट हिस्ट्री बन गई, आपके क्रेडिट एक स्कोरिंग है, उसके हिसाब से आपको आपके आजू बाजू का बैंकर भी आपको सस्ते में दे सकता है। सही बात है। तो ये ऐप में ये इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये एक सोल्यूशन देना चाहिए यूथ को कि कोई भी चीज़ अगर ऐप को यूज़ कर रहा है तो आप, जैसे मैंने आपको गाड़ी का बताया, मैं अगर 1000 हॉर्स पावर की गाड़ी फास्ट चला रहा हूँ जी, अब उसको ब्रेक कब मारना है, स्किड कब हो रही है, तो कार संभाल रही है मुझे। वैसे ही ऐप को संभालना है कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक की तो उसको बताना है भाई तुमने ये मिस्टेक की, और ये आपने इंश्योरेंस बराबर नहीं लिया, घर ले लिया, आप EMI भर रहे हो और आपने बराबर इंश्योरेंस नहीं लिया, कल आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली वो अमाउंट नहीं भर पाएगी, तो आप प्रॉपर इंश्योरेंस ले लो। सही बात तो है। ये ऐप में इंटेलिजेंस लगा सकते हैं, होनी चाहिए। तो ये पहले का टूल्स नहीं थे, अभी AI ML के हिसाब से ये टूल्स बन सकते हैं। सही बात है। तो अभी एंजल का कोशिश ये है कि ये एक ही ऐप पे हम कैसे पूरी लाइफ टाइम जर्नी है जो इंडिविजुअल की, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालें। सही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करें उन्होंने क्या किया हुआ आज तक, रीड करें, इनका एनालाइज करें, फिर उसको सोल्यूशन दें। मस्त। आज तक क्या हो रहा था कि जो पहले अपना ये इंश्योरेंस बेचे जाते थे या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचे जाते थे वो RM बेचते थे। अब RM अपना सैलरी जस्टिफाई करने के लिए गलत चीज़ें बेच देता था, उनको मंथली टारगेट पहुँचना है। तो ये ऐप को तो वैसा है नहीं, उनको ये देखना है कि ये बंदे को जो अपने ये लॉजिक बिठाया हुआ है इसको यही ऑफर करना है। अब उसमें से कितना ट्रांजेक्शन से इनकम आता है उसका कोई ऐप को परवाह नहीं है। ऐप को क्या देखना है, मैं पूरे लाइफ में इनके साथ में राइट सोल्यूशन दिया तो मुझे अपना काफ़ी हद तक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है फ्यूचर वही है। तो एंजल वन इज वर्किंग टुवर्ड्स टू मेक वेरी इंटेलिजेंट ऐप। वेरी नाइस, एंड दैट विल आल्सो मेक यू इंटेलिजेंट। अगर आप यूजर हैं तो आप फिर खुद इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट मार रहे हो। अच्छा है, आपको कम से कम डर नहीं, आप जो कर रहे हो आपको कहाँ पे जाके वैलिडेशन के लिए नहीं जाना है। आपको पता है कि इसमें इंजन में काफ़ी वैलिडेशन है। करेक्ट। तो जो एडवाइस कर रहा है न्यूट्रल है, मेरे लिए सही है। वेरी नाइस। आप चिल करने के लिए क्या करते हैं? हाउ डू यू अनवाइंड? Yeah, very important because we have a very stressful kind of like weekdays. Yeah. So weekend में मेरा फिक्स है, वीकेंड में मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स फैमिलीज को अपना ये घर पे बुलाना जी, और या तो साथ में मूवी देखना या तो कोई क्रिकेट की गेम खेलना, दैट इज अंडर आर्म नॉट ओवर आर्म, या तो वी रियली एंजॉय प्लेइंग पोकर। अच्छा, सो वी लाइक पोकर। अभी जब क्रिकेट चल रहा था तो मैचेस वॉच करते थे। हाँ सही बात है ना, ये जरूरी है। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड बीइंग ऑन मैशबल मॉर्निंग्स। No, it was nice, Siddharth, talking to you. And in fact, it is like, very honestly, it is first time I went and had the street food. I heard a lot about street foods and all that, but I really enjoyed it. But your show is excellent. I wish you really all the best. Thank you so much. आप लोग सब सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो भी करो। फॉलो करो, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। जो आप लोगों ने सीखा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप खुद इन्वेस्टर्स हैं तो आई एम श्योर देयर इज सम मेंटल things that you're taking back home. Do let us know in the comments. This is me, Siddharth Alamban, signing off.